Welcome students, welcome to a new class of the chapter 2 of class 12 CBSE physics. And in our last lectures we have studied about different kind of properties of conductor when it is placed in an electric field. तो हम लोग लास्ट क्लास में जान चुके हैं कि मटेरियल्स दो टाइप के बेसिकली हो सकते हैं, एक है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर्स। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम देखेंगे कि लास्ट डे जैसे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था तो कंडक्टर कैसा बिहेवियर कर रहा था। आज हम देखेंगे कि एक इंसुलेटर को, ठीक है, और स्पेशली हम अगर कहें तो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। उस डाइलेक्ट्रिक को हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है बच्चों, तो अपने कॉपीज़ और पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डअप करेगा आप लोगों का, तो ध्यान से सुनना। सो वी आर स्टार्टिंग आवर दिस क्लास विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो हम पहले ये न्यू एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोग शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे, और जिन लोगों ने सुने होंगे उन लोगों के भी लिए भी एक नई कुछ बातें होंगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है बेसिकली? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और इंसुलेटर ही है एक डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इंसुलेटर से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसुलेटर है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसके इंसुलेटर से थोड़ा अलग है, ठीक है। सो हम अगर इसको प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रिसाइजली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड on their faces on the application of electric field are called dielectrics। क्लियर नहीं हुआ मुझे पता है, तो थोड़ा देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली, मान लो मैंने यहाँ पे एक कोई भी एक मटेरियल लिया जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है। दिस इज़ इंसुलेटर, दिस इज़ इंसुलेटर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होता है, नॉर्मली कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता है, हम जानते हैं, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, वहाँ पे भी न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम दे रहे हैं तो दो चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है और प्रोटॉन्स को, मींस पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स को, अपनी तरफ धकेलता है। तो इसके लिए मॉलिक्यूल्स दो पोल में डिवाइड हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्ट चला जाता है और नेगेटिव जो सेंटर है एक मॉलिक्यूल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक को बाकी इंसुलेटर से अलग करता है, ठीक है। तो ये जो इसी फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, हम लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत देखा था। अब आज पोलराइजेशन को और भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो ये पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जिस इंसुलेटर के पास होता है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। सो एग्जाम्पल से समझते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है। एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ग्लास हो गया, माइका, पैराफिन, वैक्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं, चलो। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हो गया नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर मतलब क्या है? पोलर, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड नॉन पोलर? इसको हमें
अच्छे तरीके से समझना है, व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं स्लाइड में क्या है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का जो पोलर पार्ट है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल्स देखा डाइलेक्ट्रिक का, एयर, हाइड्रोजन गैस, ये सब है। इनमें से कुछ कुछ है जो कि जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी होगा। नॉर्मली हम जब एक मॉलिक्यूल सोचते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को हम एक चार्ज सेंटर मान सकते हैं, विच इज़ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम एक नेगेटिव चार्ज सेंटर मान सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव रहता है, सो दे बेसिकली कोइंसाइड, ऐसे केस हो जाता है। नॉर्मली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे ऐसा केस हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कोइंसाइड करता है। लेकिन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच एक डिफरेंस पहले से ही रह जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। ये अगर मॉलिक्यूल हो गया तो मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से ही थोड़ा सेपरेशन रहता है, इन दोनों के बीच थोड़ा सेपरेशन रहता है चार्ज सेंटर के बीच। ठीक है, अब मैं चार्ज सेंटर जब कह रहा हूँ, ये एक रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको मिला के एक अगर सेंटर माना जाए कि उस सारे नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर कहीं पे है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव चार्ज सेंटर। और सारे जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे प्रोटॉन्स हैं, उसको मान लो हम ऐड करके एक रिजल्टेंट अगर निकाला जाए, वो जहाँ पे जिस सेंटर पे है उसे हम पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन पोलर के लिए और ये हो गया पोलर के लिए। तो इसका मतलब क्या है? पहले से विदाउट गिविंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे सुपर इम्पोज रहते हैं एक के ऊपर दूसरा, और पोलर में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच एक सेपरेशन रह जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे और भी क्लियर होगा। ये एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है जिसके बीच 105 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। हमेशा याद रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तभी होता है, मतलब सिमेट्रिकल शेप मतलब क्या? सिमेट्रिकल शेप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर हमेशा सुपर इम्पोज रहेंगे बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। और नॉन पोलर में क्या होता है? पोलर में दे शुड नॉट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने से क्या हो जाता है? पोलर पॉजिटिव नेगेटिव सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो इसीलिए पोलर में हमेशा सिमेट्री ब्रेक होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, NH3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब हमने क्या देखा था? अब मैंने यहाँ पे देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो थे, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, नेगेटिव चार्ज सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे दिया पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये क्या करेगा, कैसा बिहेवियर दिखाएगा, देख लेते हैं। ठीक से देखना बच्चों डायग्राम को। ये केस है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये वाला जो केस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले वाला केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले E=0 जब था, तब पोलर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन क्या था? डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट 0 था। ठीक है, so in the absence of external electric field, the permanent dipoles of the molecules orient in random directions and hence the net dipole moment is 0। ठीक है, लेकिन मैंने जब बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तब क्या हो गया? देखो, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देखो दोनों इमेज को कंपेयर करके,
अभी क्या हो रहा है, अभी मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो रहे हैं, और जो नेगेटिव साइड है दैट इज ओरिएंटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is now will be the direction of dipole moment, net dipole moment of the entire polar dielectric. Okay, so when electric field is applied, the dipoles orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced. So complete alignment is not possible due to thermal agitation. तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाया गया है कि complete orientation अभी भी नहीं है. नाउ चले आते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि अभी अभी मैंने बताया था. अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैंने अभी अभी डायग्राम में आप लोगों को दिखाया भी था. सो नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है सिमेट्रिकल शेप. देखो मॉलिक्यूल्स का शेप, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देखो, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, C6H6 एट्सेट्रा. ठीक है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सिमेट्रिकल. केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा ये. तो ये जो शेप्स हैं ये सारे सिमेट्रिकल हैं. ठीक है. सो नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. इफेक्ट क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये है एक, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, पॉजिटिव जो रेड पार्ट देख रहे हो दैट इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, एंड जो येलो डॉट्स हैं दोज आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो यहाँ पे जो हम कंसिडर फर्स्ट डायग्राम जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. सो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड. लेकिन अब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो देखो ट्रांजिशन क्या हुआ. पॉजिटिव साइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर गए. ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गए, और जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गए. ठीक है. नाउ देयर विल बी अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि पॉजिटिव, देखो डाइपोल मोमेंट कब जनरेट होगा? जब एक डाइपोल जनरेट होगा. डाइपोल मतलब क्या? जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तब डाइपोल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब डाइपोल जब फॉर्मेशन होगा तभी उसका डाइपोल मोमेंट होगा. तो पहले वाले केस में दोनों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, इसीलिए कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था. अभी क्या हो गया, बाहर से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इसी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है. सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the electrons are pulled in the direction opposite to the electric field. Due to the separation of effective centers of positive and negative charges, dipole is formed. Clear? तो हमने क्या क्या देखा? So पोलर में पहले से ही, पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही एक सेपरेशन रहता है. ठीक है, पोलर में पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक सेपरेशन रहता है. नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहता है. ठीक, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं पोलर में क्या होता है, पोलर में पॉजिटिव जो सेंटर पहले से था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. नॉन पोलर में भी घूम फिर के सेम ही है, पॉजिटिव भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो जाता है. ठीक है. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नाउ you have already written the definition of dielectric, I hope so. Now let's come to the effect of electric field to reduce the net electric field inside the dielectric. कैसे बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब दे रहे हैं तब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है, वो हम देखेंगे. सो नाउ वी आर दिस टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो व्हाट इज इट? When a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, dipoles are induced due to the separation of effective positive and negative centers. ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये. मैंने क्या किया, ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन वाला एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को हमने कंसिडर किया है जो कि येलो सर्कल्स हैं, और बाहर जो आप वायलेट लाइंस देख रहे हैं दैट वायलेट लाइंस आर टू चार्ज प्लेट्स. ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है.
लेकिन अभी कोई फील्ड नहीं दिया है तो वहाँ पे चार्ज नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। अभी मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऊपर में और नीचे नेगेटिव चार्ज दे दिया, सो डेफिनेटली पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही देख लो आप लोग, जैसा हुआ था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, negative parts are attracted in the direction of positive charges and positive parts are oriented in the direction of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस ओरिएंट हो गए और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, चार्ज सेंटर्स स्पेसिफिकली आई कैन से, चार्ज सेंटर्स जो है नेगेटिव वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप लोग, जो कि अंदर वाला पार्ट है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर सो मच नियर टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स तो बहुत आसपास होते हैं, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स इतना आसपास थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज सेंटर के इतने करीब है कि दे आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, दे आर इफेक्ट गेटिंग कैंसल्ड आउट। लेकिन जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं इसको। जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं और यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लिया। ठीक है, बीच में मैंने क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक रखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर से दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, आई होप दिखाई दे रहा है आप लोग को। नाउ मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये जो सरफेस वाला पार्ट है, ये जो सरफेस वाला पार्ट है यहाँ पे, ये तो बीच का जो पार्ट है, बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कैंसल आउट देयर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स, ये इनको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है इनके आसपास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड में, सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होगा, जो कि चार्जेस पर यूनिट एरिया है। यहाँ पे भी एक माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज़ माइनस सिग्मा पी। इसका मतलब क्या है, इस सरफेस में टोटल चार्ज मान लो प्लस क्यू पी हो गया, इस सरफेस में टोटल चार्ज मान लो माइनस क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। दो चार्ज प्लेट लिया, दो चार्ज प्लेट को चार्ज किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स को सेपरेट कर रहा है। अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत आसपास हैं, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं उनको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है, तो इसीलिए वो चार्ज रिजल्टेंट एक चार्ज देगा, दैट इज़ प्लस क्यू पी और माइनस क्यू पी। और इसको अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ से सोचें तो दैट इज़ प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दो प्लेट था प्लस माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को मैंने रखा था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो घूम फिर के देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इन यहाँ से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस पार्ट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर से मैंने E0 दिया था, इसको मान लो E0 कहते हैं हम लोग, E0 माइनस EP विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द
डाइलेक्ट्रिक. सो E इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, चलो देखते हैं. So E naught is the applied field and EP is the induced field in the dielectric. So the net field is En is equals to E naught minus EP. The field is reduced when a dielectric slab is introduced. So ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंक्लूजन है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें याद रखना है. सो दो कैपेसिटर, एक बार फिर से समझ लेते हैं. दो चार्ज प्लेट के बीच हम जब एक डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन दो चार्ज प्लेट्स के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है. इसे हमें याद रखना है. ठीक है, ये जो कंक्लूजन है ये बाद में हमें हेल्प करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. प्रीवियसली गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो of previously initially given electric field to the reduced electric field is called as dielectric constant. So K is equals to E naught by E naught minus EP. I hope it is clear now. ठीक है, now let's come to this point, that is polarization vector और पोलराइजेशन डेंसिटी. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है. अभी अभी हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक में अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ तो बाहर से हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो डाइपोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स के बीच एक सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम उनको, उस मॉलिक्यूल्स को एज अ डाइपोल सोच सकते हैं. ठीक है, तो अगर वहाँ पे डाइपोल है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होना, डाइपोल्स क्रिएट होना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन. अब ये जो पोलराइजेशन हुआ, इसके वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट हमें लेना है, एक नया कॉन्सेप्ट जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर, और इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी. कैसे डिफाइन करेंगे. द पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. तो बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देने से डाइलेक्ट्रिक कितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा या कितना कम पोलराइज्ड होगा, उसको समझने का एक पैरामीटर है पोलराइजेशन वेक्टर. सो इट इज़ डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट वे. सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये ज़्यादा एक्यूरेट है. द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P. इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया. तो इसको कैसे हम देखेंगे, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं. ठीक है, अच्छा, सो नाउ मैंने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं. 1 सेकेंड, फिर से एक बार उस डायग्राम को सोचते हैं. दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं, माइनस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे सब प्लस था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस सिग्मा पी प्रोड्यूस हुआ, और इसको हम कह सकते हैं माइनस क्यू पी चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ प्लस सिग्मा पी, और यहाँ पे जितना चार्ज हुआ दैट इज़ प्लस क्यू पी. ठीक है, ये हमें याद रखना है. तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव को लेके बात करें तो प्लस सिग्मा पी एक्चुअली क्या है. प्लस सिग्मा पी इज़ क्यू पी डिवाइडेड बाई एरिया ए. इस सरफेस का अगर एरिया ए है, देन दिस इज़ क्यू पी बाई एरिया ए.
सिंपल सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है ये। नाउ अब यहाँ पे ये माइनस क्यू पी चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू पी चार्ज है। अब इन दोनों के बीच सेपरेशन अगर स्मॉल डी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डाइपोल मोमेंट हम क्या मान सकते हैं इन दोनों के बीच? डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी अगर मानते हैं हम लोग, सो इट कैन बी रिटन एज क्यू पी इंटू कैपिटल स्मॉल डी, राइट? दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट। अब कैपिटल पी क्या था? कैपिटल पी इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, सॉरी पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या था? डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या है? क्यू पी स्मॉल डी डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम क्या है? एरिया इसका ए और थिकनेस क्या हो गया? डी। तो ए इंटू डी, दिस विल बी दी वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम डी डी कैंसिल कर सकते हैं, सो इट बिकम्स क्यू पी बाई ए सिंपली। अब क्यू पी बाई ए क्या है? सिग्मा पी, सो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा पी। सो दैट्स वाई वी कैन डिफाइन, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोलराइजेशन डेंसिटी को हम कह सकते हैं, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू सिग्मा पी। ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो आप नोट डाउन कर लो। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब देख लो सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छा डेफिनेशन बाद में आते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। देखो अब यहाँ पे दो जो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव, फिर से एक बार ड्राइंग कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये ड्राइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ये काम में आएगा। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब मान लो मैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दूंगा, पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच जो सेपरेशन है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा फोर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच उतना ही ज़्यादा डी इंक्रीज़ करेगा। अब डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? स्मॉल p इज इक्वल्स टू क्यू इंटू स्मॉल डी। तो d अगर इंक्रीज किया, इफ स्मॉल d इज इंक्रीज्ड देन स्मॉल p विल इंक्रीज, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से स्मॉल d इंक्रीज करेगा। सो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से स्मॉल p एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये जब इंक्रीज़ करेगा, एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज़ किया मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का करेंगे। तो कैपिटल P भी क्या है? बेसिकली n इंटू स्मॉल p फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कैपिटल P हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ हुआ तो कैपिटल P भी इंक्रीज होगा एज पर दिस। बात आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, D इंक्रीज हो रहा है। D इंक्रीज हुआ तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट स्मॉल p इंक्रीज होगा। अब स्मॉल p अगर इंक्रीज हुआ तो कैपिटल P फ्रॉम दिस रिलेशन इट विल बी इंक्रीज्ड, तो बेसिकली मैं जो पॉइंट अगर सिंपली कहूँ तो ये है क्या? E इज़ प्रोपोर्शनल टू P, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E, ठीक है। ये बात आया समझ में? अच्छा, अब ये अगर प्रोपोर्शनल है देन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें पता है कि एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। कांस्टेंट इज़ काई, इसे हम काई कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है काई, एक्स की तरह ही दिखता है, ये ग्रीक लेटर है। अब काई का जो डायमेंशन है उसको डायमेंशन को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी लाते हैं, ठीक है, क्योंकि द कांस्टेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, दिस शुड बी द रिलेशन बिटवीन P एंड E, ठीक है। तो यहाँ पे काई को हम अगर सेपरेट कर लेते हैं, काई इज क्या बन जाएगा? P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट E,
तो ये जो टर्मिनोलॉजी हमें नया मिला, दैट इज द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ये एक नया टर्म है। ससेप्टिबिलिटी से हम डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज्ड हो सकता है, कितना कम पोलराइज्ड होगा, इसका आइडिया हमें इस टर्म से मिलता है। ससेप्टिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट हमें बहुत ज़रूरी है, बाद में भी काम में आएगा। तो ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन भी हमने सीख लिया, ठीक है। सो ये रिलेशन याद रखना। फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। इफ़ कैपिटल ई इज़ नॉट लार्ज, if capital E is not large, then P is proportional to E existing in the dielectric. The ratio of polarization density to epsilon naught times the electric field is called electric susceptibility of the linear dielectric. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन है, that is when the electric field is not high. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हाई नहीं है तभी डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे, लीनियर। लीनियर मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे, लीनियर। लीनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये एक लीनियर रिलेशन है। इस टाइप का जो रिलेशन देखा जाता है वो सिर्फ लीनियर डाइलेक्ट्रिक में ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे E अगर बहुत ही हाई हो गया, इफ़ E बिकम्स वेरी हाई, देन क्या हो जाएगा, ये जो सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, ये जो सेपरेशन है, दैट D विल गेटिंग सो इंक्रीज्ड दैट पॉजिटिव न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस से बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो गया कि डाइलेक्ट्रिक जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी निकलना स्टार्ट कर दिए डाइलेक्ट्रिक से और इंसुलेटर से। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस पॉइंट को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो मतलब एक बार समझ लेते हैं इसको। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता हूँ ताकि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ना हो। तो एक डाइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस डाइलेक्ट्रिक का। सो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं डेफिनेशन, आप ध्यान से समझो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो इसका एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर है एंड इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज बेसिकली किलो वोल्ट पर मिलीमीटर इनवर्स और पर मिलीमीटर यू कैन से। तो यहाँ पे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स दिए हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया गया है। ठीक है, वैक्यूम का इन्फिनिटी होता है, वैक्यूम में जितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दो उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं करेगा। डेफिनेटली वैक्यूम में कुछ कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसीलिए एयर का जो है 0.8 to 1 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ऐसे ही पोर्सेलिन, पैरेक्स, पेपर, रबर, माइका एसेट्रा दे कैन कैरी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर्स कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इंसुलेटर्स भी करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, लेकिन उसको हमें क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, उस डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स and if you have still any doubt you can ask me in the comments, and if you are new to this channel you should subscribe my channel for more updates। यहाँ पे हम फिज़िक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार वे में सीखते हैं और डाउट्स क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। आप लोग अभी मैं एक
ब्लॉग क्रिएट करने की कोशिश करो। उस ब्लॉग में आप लोग फ्री वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं, जिसका चेकिंग भी मैं कर दूंगा, ठीक है। और आपका कोई डाउट हुआ तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं। यू कैन मेल मी इन द मेल ID which I have given in my about section. Okay, till then, thank you बच्चों, stay safe and stay happy. Bye bye.